नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में भारतीय युग से संबंधित विशेष तत्व जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विशेष तत्वों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल और आधुनिक काल में हम लोग भारतीय युग या पुनर्जागरण काल जिसे कहते हैं, उनके प्रमुख कवियों की रचनाएं, उनका समय और नामकरण आदि जो भी विशेष तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। बात करें कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप जान रहे हैं कि सर्वश्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम दिया गया। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आधुनिक काल नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, आगे एक शब्द आप देख रहे हैं, वो है रेनेसा। बात करें रेनेसा की, तो इसका अर्थ होता है नवजागरण और इसी का अर्थ होता है या पुनर्जागरण आप कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार जिनका नाम है मिशेल सेठ ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। तो इसे दिमाग में रखें। बात करें रेनेसा की, तो रेनेसा शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी इतिहासकार कौन, मिशेल सेठ ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया है। तो यहाँ पे देखें रेनेसा, यहाँ पे देखें मिशेल सेठ। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा रेनेसा शब्द का प्रयोग किसने किया। बस ट्रिक हम लोग लेंगे मिशे ने। अब मिशे ने कहाँ किया था, बताए सर, सेठ पर किया था। कहाँ पर किया था, सेठ पर, यानी कि मिशेल सेठ ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, कौन थे, ये फ्रांसीसी इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए आगे। कुछ आलोचकों ने जो नवजागरण और जो पुनर्जागरण शब्द है, इन दोनों शब्दों में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण कहा और 19वीं शताब्दी यानी कि 19वीं सदी के आरंभ को जो होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा। तो मोटी बात ले लीजिए कि कुछ आलोचकों का मानना है कि जो नवजागरण है, ये नवजागरण कौन, जो भक्ति काल है ना, उस भक्ति काल को नवजागरण कहा और 19वीं सदी में के आरंभ में होने वाला जो जागरण था उसे पुनर्जागरण, पुनर् माने फिर से जागरण हुआ। ठीक है ना, और नवजागरण कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जब लोगों के अंदर भक्ति आ गई, भक्ति की भावना हो गई, तो उसे नवजागरण कह दिया गया। और पुनः 19वीं शताब्दी में के आरंभ में जो जागरण हुआ उसे पुनर्जागरण कहा गया। तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। और आगे आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने हिंदी नवजागरण को दो हिस्से में बांटा है, दो हिस्सा किया है। एक तो लोक जागरण जिसे भक्ति आंदोलन कहा गया। तो देखिए, लोक माने होता है लोगों का, कह सकते हो लोगों को जागृत करना, लोगों को जगाने वाला। तो लोगों को जगाना, लोगों को जगना क्या है, लोक जागरण है, यानी कि भक्ति आंदोलन। ठीक है ना, तो लोक भक्ति से संबंधित है, दिमाग में रखिएगा। और दूसरा है नवजागरण। नवजागरण यानी कि हिंदी नवजागरण या जिसे आप कहते हैं आधुनिक काल। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, लोक जागरण कौन है, भक्ति आंदोलन वाला। नवजागरण कौन है, तो हिंदी नवजागरण का मतलब होता है कि नवजागरण या आधुनिक काल। ठीक है, चलिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। बताया कि लोक जागरण क्या है, कि प्रथम तो जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका जो मुख्य स्वर है वो सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। ठीक है ना, और जो आपका भक्ति आंदोलन आगे बता रहे हैं, भक्ति आंदोलन का काव्य क्या है, वो लोक जागरण का काव्य है। ठीक है ना, तो दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो जो लोक जागरण का प्रथम जातीय निर्माण व्यक्त करने वाले सांस्कृतिक आंदोलन है, इसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावाद है, और भक्ति आंदोलन का मुख्य काव्य लोक जागरण का काव्य है। आगे बता रहे हैं कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। तो जो नवजागरण था, इसका जो मुख्य अगर देखा जाए स्वर था, उस साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी था। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है, सामंत विरोधी और मानवतावादी है। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन लोक जागरण है। यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। ठीक है, चलिए
आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्टि हुई और फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्वर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कही है कि जो नवजागरण 1857 में के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, भारतेंदु युग में आया तो थोड़ा व्यापक हो गया और उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में पहुंचते हुए पुष्टि हो गई। निराला के साहित्य में जब आया तो कलात्मक स्तर पर और उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हो गई। ठीक है ना, तो कौन? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए अगले जो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे जी को, उन्होंने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्या देखा आपने? जो मैनेजर होता है ना, मैनेजिंग करने वाले, तो डॉक्टर मैनेजर ने बता दिया, क्या बताया कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्यिक विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति किसको बता दिया? बिल्कुल डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को बताया। किसने बताया? मैनेजर पांडे ने बताया। ठीक है, अब आगे देखिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। इन्होंने भी लिखा कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है ना, तो देखिए रचनात्मक ऊर्जा की बात कौन कर सकता है? जिसका स्वरूप अच्छा होगा, राम जैसा होगा। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, रचनात्मक ऊर्जा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आधुनिक है ना, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पितामह कौन है आधुनिकता के? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक, हाँ सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दिमाग में रख लीजिएगा पिता प्रवर्तक दोनों कौन? बोले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु के काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो एक तरफ आप देखेंगे प्रस्तोता, उनका सीमांकन समय ईस्वी में और काल का नामकरण। बात करें सबसे पहले तो मिश्र बंधु, 13 बंधु 1913 में आपने देखा होगा ना, मिश्र बंधु इन्होंने लिखा है। तो मिश्र बंधु ने क्या किया? बंधु 3 है, 1869 से 1888 ईस्वी, और नाम दिया वर्तमान काल। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए मिश्र क्या है? बोले वर्तमान काल में, आधुनिक काल में वर्तमान है। मिश्र कौन? आधुनिक काल में वर्तमान है, यानी कि आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा है। ये दिमाग में रखिएगा। समय बताया 1869 से 1888। तो देखिए जो बंधु हैं ना, वो उल्टे सीधे क्या कर रहे हैं? उल्टे और सीधे, उल्टे सीधे क्या कर रहे हैं? 69 काम कर रहे हैं। कहाँ? बोले इकट्ठे, इकट्ठे मतलब 1 8 8 8 8 3 है, तीनों बंधु हैं, एक साथ बैठ करके उल्टा सीधा 69 काम कर रहे हैं। कब? बोले वर्तमान समय में, आधुनिक काल में। जाकर उनको रोको भाई, है ना। कौन? बोले मिश्र बंधु। बंधु क्या कर रहे हैं? उल्टे सीधे 69 काम कर रहे हैं। कहाँ? इकट्ठे एक साथ बैठ करके वर्तमान काल में। ठीक है, तो बस एक क्लू है, इस क्लू की सहायता से आप इसको याद करें। चलिए आगे है रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने समय बताया 1868 और 1893, 1868 और 1893, दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो अब इस काल को क्या कहा गया? इन्होंने नाम दिया नई धारा और प्रथम उत्थान। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नई धारा या प्रथम उत्थान का समय क्या है? तो आप दिमाग में रखिएगा 1868 और 1893। तो दिमाग में रखिएगा क्या है कि धारा इस समय क्या चल रही है? 68-93 की धारा है। ठीक है, 68-93 प्रथम उत्थान अगर आपको करना है तो 68 से लेकर के 93% तक के नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको पहले से ही उत्थान करना है, नई धारा परिवर्तित करनी है, तो क्या करिए? बोले भैया
68 से लेकर के 93% तक का नंबर लाइए। किसने दिया विचार? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। तो ठीक है ना। तो नई धारा प्रथम धारा के लिए 68-93 दिमाग में रखिएगा। किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे हैं राम कुमार वर्मा जी। 1870 और 1900 ईस्वी तक आधुनिक काल कहा है। तो राम कुमार वर्मा नाम भी आधुनिक है। आधुनिक कब? 1870 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है उसे इन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए राम कुमार क्या है? बोले 70 या कह सकते हैं 70, बस 70 दिमाग में रखिए और 1900 अंतिम। ठीक है ना, ये सबका रहेगा। तो 70 कुमार, राम कुमार 70, या आप कह सकते हैं राम के कुमार साथ हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि कुमार 70 यहाँ रहा वहाँ रहा, कुमार 70 और 1900 ईस्वी। ठीक है ना, ये 1900 आप देखेंगे सब में रहेगा। चले ठीक है, आधुनिक काल कहा। दूसरे हैं केसरी नारायण शुक्ल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया 1865 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो आधुनिक काल है। तो केसरी बोले कितने? केसरी तो 65 साल के हैं, है ना, 65 साल के हैं, बिल्कुल 65 साल, 19 शताब्दी तक इन्होंने माना है। तो केसरी 65, और केसरी एक सिंह को भी कहा जाता है, शेर को। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि केसरी सिंह क्या है? बिल्कुल 65 साल का, 65 साल का। ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। और आगे है रामविलास शर्मा जी। इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को नवजागरण कहा है। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। तो विलास कोई व्यक्ति कब करेगा? जब सत्ता में आएगा। 57 में आइए तब विलास करिए, है ना। तो दिमाग में मोटी मोटी बात रखनी है ना। बात करें राम के राम, भैया राम के राम यानी कि राम कुमार, केसरी नारायण और रामविलास शर्मा। तो राम के राम क्या है? 70, 65, 57, और अंतिम टाइम तीनों लोगों ने 1900 ईस्वी बताया है। इसीलिए हमने तीनों लोगों को साथ लिया कि राम के राम। तो राम के राम या राम कुमार, है ना, केसरी, रामविलास, ठीक ना। राम के राम। तो राम फार कौन? राम कुमार वर्मा। अब राम कुमार वर्मा क्या है? कुमार 70 यानी कि 1870 से कितना? 1900 ईस्वी। ठीक है ना। के राम केसरी को आपने कहा 65 वर्ष, है ना, 1900 तक, 1865 से 19। और दूसरा रामविलास कब करोगे? जब सत्ता में आओगे, 57। ठीक है ना, 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है उसे इन्होंने भारत बंधु के काल के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए, जो बंधु है उल्टे सीधे 69 काम कर रहे हैं और एक इकट्ठे हैं। ठीक है ना, यानी कि 1888 में। बात करें रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल ने क्या बताया भैया? अगर आपको नई धारा में रहना है, प्रथम उत्थान करना है, तो 68 से लेकर 93% नंबर होने चाहिए। 68-93 किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राम कुमार की बात करें, राम कुमार 70 कुमार 70 1900 ईस्वी। केसरी की बात करें, केसरी 65 का है ना, और 1900 तक ईस्वी तक। ठीक है। रामविलास की करें, विलास कब होगा? जब सत्ता में आओगे, 57 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो दिमाग में मोटी मोटी बातें रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना। और इन सभी जो ट्रिक का एकमात्र ही उद्देश्य है कि थोड़ा सा मिर्च मगहर लगाकर किसी मैटर को अगर हम लोग तैयार करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी होता है, आपके दिमाग में वो छाप छोड़ देता है। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल की बात आ जाएगी, तुरंत आपके दिमाग में आएगा 68-93%। जैसे आपके बात राम कुमार की बात आएगी तो आपके दिमाग में आएगा 70 कुमार। जैसे आप केसरी की बात करेंगे 65। ठीक है ना, तो दिमाग में आ जाएगा 1865। जैसे रामविलास की बात आ जाएगी सत्ता, आपके दिमाग में आ गया 57 1900। ठीक है ना, तो ये इसीलिए जोड़ा जाता है। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से कुछ लेन देन है। बस एकमात्र ही उद्देश्य है कि आपको आसानी से याद हो जाए। और पूरा आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो मैंने जितनी भी क्लास ली है, खासतौर से TGT PGT हिंदी की, सब ट्रिकी तरीके से ली है। तो एक बार जा करके उन सभी वीडियो को आप देखें, और देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। आपके लिए हमने जो प्रयास किया है, लगभग 560 वीडियो अब तक के यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है।
और टीजीटी पीजीटी से संबंधित लगभग 200 से 250 वीडियो आपके लिए मैंने अभी हाल ही में लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अपलोड किया है। तो आप मेरे प्रयास को, मेरे प्रयत्न को देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, अब आगे देखें, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा यानी कि 1843 से लेकर के 1867 ईस्वी तक का जो समय है उसे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ बता रहे हैं कि 1843 से 1867 ईस्वी का जो कृतित्व है वो भारतेंदु की पृष्ठभूमि के रूप में, यानी कि पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं कि पूर्व की बात है, ठीक है ना। ये भारतेंदु की पृष्ठभूमि या आप कह सकते हैं कि भारतेंदु के पूर्व काव्य धारा है, ठीक है ना। चलिए अब इनमें आप देख रहे हैं कि भारतेंदु के पूर्व जो काव्य धारा में कुछ रचित रचनाएं हैं जो कि भक्ति काव्य हैं, निम्नांकित हैं। पहले कवि की बात करें तो कवि आप देख रहे हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह हैं। रचनाएं राम स्वयंवर, रुक्मिणी परिणय, आनंदा अम्बुद निधि और रामाष्टायाम। कैसे दिमाग में रखें तो देखिए, रीवा नरेश कौन, रघुराज जी कहाँ गए थे तो दिमाग में रख लीजिएगा। कहाँ, बोले सर रीवा नरेश जो हैं राम के स्वयंवर में गए, और स्वयंवर में क्या देखा, रुक्मिणी के परिणय में गए थे। तो राम के स्वयंवर और रुक्मिणी के परिणय में रीवा नरेश गए थे और उन्होंने आनंद अम्बुद निधि लिया और रामाष्टायाम किया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि रीवा नरेश क्या है, बोले एक तो राम के स्वयंवर में गए रीवा नरेश, दूसरा कहाँ गए, रुक्मिणी के परिणय में गए और वहाँ पर इन्हें आनंद अम्बुद निधि मिली, आनंद की अम्बुद निधि मिल गई। और ये क्या करते थे, अष्टायाम राम राम, अष्टायाम राम राम, 8 पहर क्या करते थे, राम 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 करते थे, क्योंकि इन्होंने अलौकिक शोभा सुंदरता प्राप्त कर ली होगी। तो एक क्लू है, एक ट्रिक है, दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा कि रीवा नरेश को निमंत्रण मिला था कहाँ पर, राम के स्वयंवर में जाने का। दूसरा स्वयं इनको निमंत्रण मिला था रुक्मिणी के परिणय में जाने का। तो वहाँ पर इन्होंने क्या प्राप्त किया, आनंद की अम्बुद निधि को प्राप्त किया था। और वहाँ से जब लौट कर आए तो अष्टायाम राम राम, राम राम अष्टायाम, है ना, 8 पैर राम राम करते थे। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है रघुनाथ दास राम स्नेही। भैया रघुनाथ दास राम स्नेही क्या करते हैं, विश्राम सागर 1854 ईस्वी में इनके द्वारा लिखे गया काव्य है। तो देखिए जो रघुनाथ स्नेही है ना, इन्हीं के रघुनाथ राम स्नेही। तो रघुनाथ राम स्नेही क्या करते हैं, बोले भैया सागर में विश्राम करते हैं, सागर विश्राम, विश्राम सागर, विश्राम सागर में विश्राम करते हैं, विश्राम सागर के द्वारा लिखा गया काव्य है, ठीक है। आगे है सरदार कवि। तो सरदार कवि की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। देखिए सरदार ने बताया कि भाई बड़ी अच्छी बात बताई, सरदार ने क्या बताया कि जो हनुमत है और तुलसी हैं, दोनों लोग क्या करते हैं, राम राम करते हैं, राम राम करते हैं। है? कोई सरदार है, एक क्लू निकाल लीजिएगा कि उन्होंने कहीं पे देखा होगा, हनुमत जी को देखा कि राम राम कर रहे थे और तुलसी जी को देखा कि राम राम कर रहे थे, ठीक है ना। और क्या देखा कि 2 भूषण हैं और 2 राम हैं। सरदार ने एक तो राम राम देखा 2 और 2 भूषण को देखा। तो देखिएगा सरदार, अब भूषण में हनुमत भूषण हो गए, तुलसी भूषण हो गए, 2 रचना, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। और राम राम, राम रत्नाकर और रामलीला प्रकाश, ठीक है ना। और एक क्लू दिखाइए क्या कि हनुमत राम करते थे, राम रत्नाकर, तुलसी भी राम करते थे और रामलीला का प्रकाश इन्होंने लिखा। तो तुलसी भूषण, हनुमत भूषण, 2 भूषण, सरदार ने 2 भूषण प्राप्त किया, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। और राम वाले 2 काव्य यानी कि राम रत्नाकर और रामलीला प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे है ललित किशोरी, जिनका नाम है कुंदन लाल। ललित किशोरी कुंदन लाल ने क्या किया, अस्फुट छंद लिखा। अस्फुट छंद कौन, ललित होता है, किसके लिए, किशोरी के लिए, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। गोपाल चंद गिरधर जी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं गोपाल चंद गिरधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। इन्होंने क्या लिखा, राधा स्त्रोत, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथा अमृत। दिमाग में रखिएगा, जो गोपाल चंद हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। तो एक तो गोपाल है तो गोपाल स्तोत्र और राधा गोपाल का स्तोत्र लिखा। दूसरा बलराम से प्रेम था तो बलराम कथा इन्होंने लिखी। राम से प्रेम था तो राम कथा लिखी और जरासंध का वध भी इन्होंने लिखा, ठीक है ना।
जरा क्या करो, दिमाग में रख लीजिएगा, गोपाल ने क्या किया, राधा स्रोत किया, गोपाल स्रोत किया। और जरा सा किस पर, बलराम और राम की कथा का अमृत बरसाया। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, गोपाल ने क्या किया, एक तो राधा का स्त्रोत और गोपाल का स्त्रोत, गोपाल 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 और राधा स्त्रोत लिखते हैं, और जरा सा क्या करते हैं, बलराम की कथा और राम कथा का अमृत का पान करते हैं। जरा 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 संबंध है ना, बलराम कथा अमृत और राम कथा अमृत, ठीक है ना। चलिए अब आगे भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित कुछ श्रृंगारिक रचनाएं हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। पहले कवि हैं सेवक नखशिख। देखिए जो सेवक होगा भैया ना, वो नख से लेकर के शिखा तक आपकी सेवा करेगा, तो दिमाग में रख लीजिएगा, सेवक ने नखशिख वर्णन किया है। आगे है सरदार कवि, वही सरदार कवि जिन्होंने 2 भूषण और 2 राम देखा था, ठीक है ना, तुलसी भूषण, अहमद भूषण, राग रत्नाकर और रामलीला प्रबंध। तो वही सरदार कवि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, श्रृंगारिक कवि लिखे हैं, श्रृंगारिक हैं। तो षड्ऋतु, साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह। तो देखिए सरदार, सा से सरदार, सा से षड्ऋतु, सा से साहित्य सरसी, सा से सरदार, सा से श्रृंगार संग्रह, ठीक है ना। इन्हीं की सरदार की घात सा की घात 3, सा की घात 3, सा सरदार कवि, षड्ऋतु, सरदार साहित्य सरसी, सरदार श्रृंगार संग्रह, ठीक है। चलिए आगे है चंद्रशेखर वाजपेयी। बात करें चंद्रशेखर वाजपेयी जी की, तो इनकी पहली रचना है नखशिख और दूसरी है हमीर हट, ठीक है ना। तो देखिए जो चंद्रशेखर हैं वो क्या करते हैं, नखशिख वर्णन करते हैं और हमीर हट और हमीर से हट करते हैं, हमीर से हट कर लेते हैं। इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी उसे नहीं देखे हैं। अब आगे भारतेंदु पूर्व काव्य जिनमें रीत निरूपण रचनाएं की गई हैं जो कि निम्नांकित हैं। तभी भारतेंदु पूर्व आपने भक्ति देखा, भारतेंदु पूर्व आपने श्रृंगारिक रचना देखा, और भारतेंदु पूर्व हम लोग रीत निरूपण से संबंधित रचनाएं देखने जा रहे हैं, जिनमें पहले कवि रामदास, जिनका नाम था राम कुमार, इन्होंने कवि कल्पद्रुम 1800 बात करें 44 ईस्वी में लिखा है, काव्य लिखा कवि कल्पद्रुम। तो रामदास क्या हैं, बोले कवि कल्पद्रुम कौन है, बोले रामदास, कवि कल्पद्रुम। और कवि कल्पद्रुम की बात करें तो रामदास का। दूसरे हैं सेवक, सेवक का बाग विलास, वही सेवक जो नखशिख लिखे हैं श्रृंगार में, और वही सेवक क्या कर रहे हैं, रीत में बाग विलास लिखते हैं, बाग विलास, सेवक की बाग विलास। गोपाल चंद्र गिरधरदार, भारतेंदु जी के पिताजी, क्या लिख रहे हैं, भारती भूषण और छंदो वर्णन, छंदो वर्णन। यही गोपाल चंद्र गिरधर राधा स्रोत, गोपाल स्रोत जिन्होंने लिखा। जरा सा बालकृष्ण कथा का अमृत और राम कथा का अमृत, जरा संगबद्ध राम कथा अमृत और किसका, बोले बलराम कथा अमृत, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, भक्त में उन्होंने ऐसा किया जिसे आपने देखा। और यहाँ पर जो इन्होंने रीत निरूपण काव्य लिखा, भारती भूषण और छंदो वर्णन, ठीक है ना। तो रीत में क्या करते थे, भारती भूषण रचना लिखा और छंदो वर्णन किया, कौन, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने, ठीक है। आगे है बैजनाथ द्विवेदी जी की बात करें तो सीताराम भरण मंजरी, राम में रहस्य 1866 ईस्वी में, वृत्तनि दोष कादम्ब, बामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण, इनके द्वारा लिखी गई जो काव्य हैं। अब देखिए बैद्यनाथ की बात करें तो बैजनाथ क्या करते हैं, सीताराम का भरण करेंगे, सीताराम भरण मंजरी बैद्यनाथ, राम का रहस्य बैजनाथ, वृत्तन दोष कदम बैजनाथ, बामा विलास बैजनाथ, उद्दीपन श्रृंगार बैजनाथ, अनुभव उल्लास बैजनाथ और चित्राभरण भैया बैद्यनाथ करेंगे, बैजनाथ करेंगे, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है लच्छीराम, जिन्हें ब्रह्मभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मानसिंह सिंहाष्टक लिखा, प्रताप का रत्नाकर यानी प्रताप रत्नाकर लिखा, प्रेम रत्नाकर लिखा, लक्ष्मी रत्नाकर लिखा, रावणेश्वर कल्पतरु लिखा और कमलानंद कल्पतरु। अब कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए जो लक्ष्य है, लच्छीराम का लक्ष्य क्या है, तो पहले तो रत्नाकर इनका लक्ष्य है। अब रत्नाकर इन्होंने कितने, 3 लिखे। देखिए एक पहला प्रताप का रत्नाकर, दूसरा प्रेम रत्नाकर, तो प्रताप और प्रेम का रत्नाकर, और लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, 3 रत्नाकर लिखा। चौथी रचना है मान सिंहाष्टक लिखा इन्होंने, 5वां रावणेश्वर कल्पतरु इन्होंने लिखा और 6ठी रचना लिखा कमलानंद कल्पतरु। इन्हीं की 2 कल्पतरु इन्होंने लिखा है,
दो कल्पतरु, एक तो रावणेश्वर कल्पतरु और दूसरा कमलानंद कल्पतरु। 3 रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मी रत्नाकर लिखा। तो 3 2 5 और छठी है मान सिंहाष्टक। ठीक है ना। इन्हीं की 2 कल्पतरु, 3 रत्नाकर और एक मान सिंह का अष्टक किसने लिखा? लच्छीराम ने लिखा, जिन्हें ब्रह्मभट्ट के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।